भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र से ही देश को चलाया जाता है और भारत की अपनी एक न्याय व्यवस्था है। लेकिन क्या हो अगर न्याय व्यवस्था में रहने वाले ही न्याय व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दे? क्या हो अगर बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां भी किसी एक व्यक्ति को बचाने के लिए अपना काम ठीक से ना करें? आज हम बात करने वाले हैं भारत देश के एक बहुत ही चर्चित केस के बारे में, प्रियदर्शनी हत्याकांड, जहां पूरे देश ने प्रियदर्शनी को न्याय दिलाने के लिए प्रयास किया। उसके 64 वर्ष के बुजुर्ग पिताजी ने तो अपना पूरा जीवन ही अपनी बेटी को न्याय दिलाने में लगा दिया। इस केस में हम देखेंगे कि भारत की न्याय व्यवस्था कितनी खोखली हो चुकी है, जहां आंखों के सामने सबूत होते हुए भी जुर्म करने वाला बचकर निकल जाता है। आज हम बात करेंगे प्रियदर्शनी हत्याकांड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरू से। प्रियदर्शनी का जन्म 23 जुलाई 1970 को कश्मीरी परिवार में हुआ था, जो कि श्रीनगर से रहने वाली थी। प्रियदर्शनी के पिता चमनलाल मट्टू थे। प्रियदर्शनी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल में रहकर की थी। प्रियदर्शनी आगे वकालत की पढ़ाई करना चाहती थी, जिसके लिए वह दिल्ली के बसंत कुंज में आकर रहने लगी, जहां प्रियदर्शनी अपने चाचा के घर में रहती थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ कॉलेज से पढ़ाई करने लगी। इस कॉलेज में उसका सीनियर संतोष कुमार सिंह था, जो कि एक IPS ऑफिसर का बेटा था। उसके पिता पांडुचेरी में एक बड़े पद पर थे, जिसका वह हमेशा से ही गलत उपयोग करता आया था। वह कॉलेज में भी किसी को कुछ नहीं समझता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वह एक IPS का बेटा है तो वह कुछ भी कर सकता है। वहीं प्रियदर्शनी ने एडमिशन के बाद अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। फिर वह एक दिन संतोष कुमार की नजर प्रियदर्शनी पर पड़ी। प्रियदर्शनी बहुत ही सीधी सादी और सादगी में रहने वाली लड़की थी, जिसे देखकर संतोष उसकी तरफ आकर्षित हो गया। उसने प्रियदर्शनी को प्रपोज किया, लेकिन प्रियदर्शनी ने सबके सामने उसे मना कर दिया और संतोष कुमार का घमंड चकनाचूर हो गया, जिससे वह प्रियदर्शनी की इस बात पर बदला लेना चाहता था, जिसके चलते वह प्रियदर्शनी को बार बार परेशान करने लगा। घर आने जाने में उसका पीछा करने लगा, जिसकी शिकायत प्रियदर्शनी ने बसंत कुंज थाने में की थी, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। एक बार तो संतोष ने हद ही पार कर दी। बाइक से उसके घर तक उसका पीछा किया और उसका हाथ खींचकर अपनी गाड़ी में बिठाने लगा, जिससे बचकर प्रियदर्शनी ने हिम्मत दिखाई और फिर बसंत कुंज थाने में जाकर संतोष की शिकायत की, जिससे उस पर केवल चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया गया। उसकी सिक्योरिटी के लिए प्रियदर्शनी के साथ ड्यूटी पर लगा दिया गया। फिर दिन आया जनवरी 1996। प्रियदर्शनी अपने माता पिता को 30,000 की कोर्ट छोड़कर अपने कॉलेज जाने लगी। कॉलेज कैंपस में कांस्टेबल राजेंद्र सिंह ने संतोष कुमार को बाहर इधर उधर घूमते हुए देखा था, जबकि संतोष कुमार का कॉलेज तो पहले ही खत्म हो चुका था। वहीं प्रियदर्शनी ने 11:30 बजे अपनी एक क्लास अटेंड की और करीब 2-2:30 बजे वह वापस घर के लिए आने लगी। वहीं कांस्टेबल राजेंद्र सिंह भी उसके साथ था और फिर प्रियदर्शनी ने घर पहुंचकर कांस्टेबल को घर जाने के लिए कहा और करीब 5:30 बजे वापस से बुलाया। इस समय प्रियदर्शनी घर पर अकेली थी। उसके घर पर काम करने वाला कुक भी वहाँ पर नहीं था। कुछ देर बाद काम करने वाला कुक आया और करीब 1 बजे कुत्ते को घुमाने के लिए कुक फिर से बाहर चला गया। जहां जाते समय कुक ने संतोष को बाहर हाथ में हेलमेट लेते हुए देखा था। फिर थोड़ी देर बाद संतोष प्रियदर्शनी के बाहर आकर खड़ा था, जहां उसके पड़ोसियों ने भी उसे देखा था। फिर संतोष घर के अंदर घुस गया और संतोष ने अपनी हैवानियत दिखाई। संतोष ने अपने पिता के घमंड में होकर प्रियदर्शनी के साथ गलत किया। उसके बाद बर्बरता दिखाते हुए उसके सर पर हेलमेट से वार किया। उसने हेलमेट से इतनी तेज वार किया था कि हेलमेट का शीशा तक टूटकर कमरे में बिखर गया था। लगभग 20 बार उसने हेलमेट से प्रियदर्शनी के सर पर वार किया। जब उसका इससे भी मन नहीं भरा और उसने वहीं पास में हीटर की तार से प्रियदर्शनी का गला तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं गई, और फिर वहां से मौका पाकर भाग गया। फिर करीब 5:30 बजे हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह प्रियदर्शनी के घर जाता है। वह बाहर डोरबेल से बेल बजाता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। फिर वह पीछे के दरवाजे से अंदर जाता है। जब वह अंदर जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि जमीन पर प्रियदर्शनी की लाश पड़ी हुई थी। चारों तरफ खून बिखरा हुआ था, सब जगह कांच बिखरा हुआ था, जमीन पर कांच के टुकड़े फैले हुए थे। तुरंत उसने बसंत कुंज थाने में फोन लगाया और पुलिस आई और पुलिस ने क्राइम स्पॉट की जांच की। वहां टूटे हुए कांच के टुकड़े, कुछ बाल और कुछ तार बरामद किए और शक के आधार पर सबसे पहले संतोष कुमार को पकड़ लिया गया। एक IPS ऑफिसर का बेटा होने के कारण केस में देरी होने लगी। जब लोग विरोध करने के लिए सड़कों पर आने लगे तो 11 अप्रैल 1996 को यह केस CBI के हाथों में सौंप दिया गया, क्योंकि पुलिस IPS के दबाव में ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। जांच प्रक्रिया को इतना धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा था कि सबका ध्यान इस केस से हट जाए। वहीं प्रियदर्शनी के 64 वर्षीय पिता
चमनलाल गट्टू बेटी प्रियदर्शनी को न्याय दिलाने के लिए जम्मू से दिल्ली और दिल्ली से जम्मू के चक्कर काट रहे थे और बड़े बड़े अधिकारी बस चुप्पी साधे हुए बैठे हुए थे। लगभग 3 सालों बाद 3 दिसंबर 1999 को सीबीआई ने रिपोर्ट दी और केस निचली अदालत तक पहुंचा, जहां जज कुट्टूस्वामी ने बताया कि टूटे हुए कांच का टुकड़ा संतोष के हेलमेट का ही है। क्राइम स्पॉट पर मिला हुआ बाल संतोष का ही है। संतोष के पिताजी जो कि पांडुचेरी में थे, उनका ट्रांसफर अब दिल्ली हो गया था, जब पर वे डिप्टी कमिश्नर के पद पर थे और इस पद पर रहकर उन्होंने अपने बेटे को बचाने का पूरा प्रयास किया है। संतोष की बचाव में झूठे बयान पेश किए गए, जहां जज ने बताया कि मुझे पता है कि अपराध संतोष कुमार ने किया है, लेकिन जज की मर्यादा यही है कि जो सबूत उसके सामने दिखे उसी के आधार पर फैसला सुनाया जाए। यहाँ कोई ठोस सबूत ना होते हुए संतोष को अपराधी नहीं बता सकते। इसके चलते संतोष को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। संतोष ने प्रियदर्शनी के साथ इतनी बर्बरता की, वही संतोष जेल से छूटकर शादी कर लेता है, अपनी आगे की वकालत जारी रखता है। प्रियदर्शनी के बुजुर्ग पिता बेटी को न्याय दिलाने की आस नहीं छोड़ते हैं, वह भाग दौड़ करते रहते हैं। वहीं जब यह मामला 29 फरवरी को हाई कोर्ट में आता है, तब यहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है, बस केस को किसी तरह टाला जा रहा होता है। हमें जस्कर लाल केस के बारे में पता चलता है, जिसमें आरोपी को भी इसी तरीके से बाइज्जत बरी कर दिया गया था, जिसके चलते देश में एक बार फिर से न्याय की चिंगारी उड़ गई कि ऐसे अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए और पूरे देश में ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कैंडल मार्च निकाले गए, जहां प्रियदर्शनी और जसिका दोनों के लिए न्याय की गुहार लगाई गई। इतना विरोध चलते देख फिर से हाई कोर्ट में 31 अगस्त 2006 को संतोष कुमार को फांसी की सजा सुनाई गई और इसके आगे संतोष ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की, जहां 2010 में उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। तो दोस्तों, अभी तो संतोष कुमार जेल में सजा काट रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर हमारी न्याय व्यवस्था में रहने वाले लोग ही अन्याय करेंगे तो क्या भारत में न्याय की उम्मीद बचेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जहां कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसके लिए पूरे देश में प्रदर्शन होता है, तो कहीं न कहीं पीड़िता को न्याय मिल जाता है, लेकिन ना जाने ऐसे कितने केस होते हैं जहां पीड़िता को न्याय नहीं मिलता है और इसी कानून व्यवस्था में फंसकर रह जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमारी न्याय व्यवस्था में सुधार होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।